Assalamu alaikum. Welcome to my channel Make Biology Easy. So today's topic is cytoplasm. इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म कवर कर चुके हैं. In this part today, now we are going to cover the physical properties and chemical properties. And believe me, they are the most important thing in the cytoplasm. Okay? So without any further ado, let's get started. But before moving on to the lecture, if you haven't subscribed to my channel, please hit the subscribe button and to subscribe my channel. Now let's start the lecture. ओके, तो साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी हमने करी थी. इसमें हमने पहले प्रोटोप्लाज्म का भी देखा था और साइटोप्लाज्म का भी देखा था. इनके हमने इवेंट्स भी देखे थे कि कौन से ईयर में किस साइंटिस्ट ने कब डिस्कवरी करी थी. ठीक है, ये सब आप लोगों को पार्ट 1 में मिल जाएगा. उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, बहुत थॉरली इसको समझा था. दैन उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बताया था साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का. तो ये भी सब आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा. अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप पहले वो देखें. दैन उसके बाद आगे आप फर्दर पार्ट 2 पे मूव करेगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर पहली हमारे पास है कि फिजिकली, एक तो पहले ये समझे कि फिजिकली मतलब देखने में. ठीक है, अगर हम देखें उसको साइटोप्लाज्म को, तो साइटोप्लाज्म किस तरह का दिखता है. अच्छा, अब आप लोगों ने समझ लिया था कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है. तो अब आप लोगों को पता है कि मैं साइटोप्लाज्म की बात कर रही हूँ, यानी कि वो पोर्शन सेल का जो कहाँ है, न्यूक्लियस के आउटसाइड है और सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड है. ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो वहाँ वो कैसा दिखता है, कलरलेस होता है. ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और कंसनट्रेटेड लिक्विड होता है. ठीक है, कंसनट्रेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से कंसनट्रेटेड होता है. नेक्स्ट है इनसॉल्युबल इन वाटर. अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है उसको अगर आप वाटर के अंदर सॉल्युबल करना चाहेंगे, मतलब उसको डिज़ोल्व करना चाहेंगे, तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है. सो ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर साइटोप्लाज्म. ठीक है, शोज सर्कुलर मूवमेंट साइक्लोसिस. अच्छा, इसके ऊपर डिफरेंट थ्योरीज हैं. कोई थ्योरी कुछ बोलती है, कोई थ्योरी कुछ बोलती है, लेकिन वैसे मोस्टली देखा गया है कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक मूवमेंट होती है, सर्कुलर मूवमेंट होती है, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हैव इलास्टिसिटी. इसके अंदर क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है. दैट्स मीन इट इज़ स्ट्रेचेबल, थोड़ा ये स्ट्रेचेबल होता है. ठीक है, बिकॉज अगर हम लोग देखें जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जस्ट वन सेल के ऊपर बेस करते हैं, तो उनकी जो होल बॉडी होती है वो पूरा उनका सेल समझो, वो उनकी होल बॉडी होती है. ठीक है, तो क्या होता है कि उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वही सारे फंक्शन कर रहा होता है. ठीक है, हमारे अंदर तो हम लोग तो ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं, तो इसलिए हमारे अंदर इतने ज़्यादा फंक्शंस ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैम हमारे उनके पास जो है वो हर चीज़ उनकी वो साइटोप्लाज्म ही कर रहा होता है. ठीक है, तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट भी जो है वो किसकी वजह से होती है, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से उनकी मूवमेंट होती है. जैसे अमीबा है, उसके पास कोई फ्लैजिला, कोई कुछ भी नहीं होता है मूवमेंट के लिए. ठीक है, उसका अपने ही जो है वो स्यूडोपोड्स बनते हैं, तो वो किस वजह से, वो अंदर साइटोप्लाज्म की ही तो मूवमेंट होती है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्यों है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है, स्ट्रेचेबल होता है. ठीक है, तो इसी वजह से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, अच्छा, ये जो हमारे साइटोप्लाज्म है ना, इसके दो पोर्शन होते हैं. बाहर वाला इसका जो पोर्शन है वो कहलाता है एक्टोप्लाज्म, और इनसाइड वाला पोर्शन है वो कहलाता है एंडोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म के हमारे पास दो पोर्शन है, एक एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म. अब एक्टो अगर वर्ड आता है बायोलॉजी के अंदर तो हमें ये बात मालूम है कि एक्ट का मतलब होता है आउटसाइड, एनीथिंग आउटसाइड. तो क्या है, द आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म विच इज़ नॉन ग्रैन्युलेटेड, इट इज़ यूजुअली क्लियर एंड वाटरी. कौन सा पार्ट, वो वाला पार्ट जो बाहर वाला जो पार्ट है ना साइटोप्लाज्म का, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो पार्ट आएगा साइटोप्लाज्म का वो है एक्टोप्लाज्म. ठीक है, ये कैसा होता है, ग्रैन्युलेटेड नहीं होता है. ग्रैन्युलेटेड लाइक
अगर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँ तो ग्रेन्यूल, दानेदार समथिंग, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है एज सच, ठीक है। और ये मोस्टली क्या होता है, क्लियर और वाटरी होता है, ठीक है। उसके एक्टोप्लाज्म के बाद जो हमारे पास का पार्ट आता है वो आता है एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म क्या है, इट इज़ ग्रैन्युलेटेड इनर पार्ट। ये कैसा होता है, ये ग्रैन्युलेटेड होता है। और एक्टोप्लाज्म के बाद जो आता है पार्ट वो ये है ऑब्वियसली, इट इज़ द साइट वेयर ऑल द ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट एंड इम्पोर्टेंट सेलुलर प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। और यहाँ पर यही जो पार्ट है, यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनल्स है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स होती हैं जिनको हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स वगैरह। ये सब जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, एंडोप्लाज्म वाले पार्ट में। साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में ये सारी प्रोसेस प्रेजेंट होती हैं। तो साइटोप्लाज्म के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। The cytosol is the liquid constituent of the cytoplasm where all cell organelles are suspended। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज मुझे भी यहाँ कंफ्यूजन होती थी कि मैं बोल रही हूँ इतनी देर से साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड ही है, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट है, फ्लूइडी है। तो फिर साइटोसोल ये कौन सी चीज़ है। तो बेसिकली क्या है कि देखिए, साइटोप्लाज्म में अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो साइटोप्लाज्म में हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना भी एरिया प्रेजेंट है उसकी, ठीक है। अब उस एरिया में जो वो लिक्विड प्रेजेंट है ना, जिसको हम एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म कह रहे हैं, बेसिकली वो जो लिक्विड है, ठीक है, किसको हटा के, ऑर्गेनल्स को हटा के। एंडोप्लाज्म के अंदर जो है वो एंडोप्लाज्म वो लिक्विड भी है और उसके अंदर ऑर्गेनल्स भी आ गए, लेकिन जो वो लिक्विड है ना, जो वो लिक्विडी नेचर जो है साइटोप्लाज्म की, वो क्या है, वो बेसिकली साइटोसोल होता है, ठीक है। वो क्या होता है, साइटोसोल होता है। जो ये है ना, कलरलेस है, सेमी ट्रांसपेरेंट, कंसंट्रेटेड लिक्विड जो है ये सारा, ये कौन होता है, ये साइटोसोल होता है, ठीक है। जहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है हमारे पास, जो सेल ऑर्गेनल्स जो फ्लूइडी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो वो जो फ्लूइडी है ना, फ्लूइडी जो मटीरियल है बेसिकली वो साइटोसोल है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा समझें कि साइटोप्लाज्म वो एरिया है सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का, बट उसके अंदर जो वो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या है, साइटोसोल, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर डायग्राम से थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले तो हम एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में देखें, ये आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन आ गई और ये न्यूक्लियस आ गया। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा ये एरिया, ये क्या है, साइटोप्लाज्म आ गया, न्यूक्लियस के बाहर वाला, ठीक है। अगर मैं न्यूक्लियस को भी मिला लूँगी साथ तो वो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, बट मैं न्यूक्लियस के बाहर से लेके सेल मेम्ब्रेन तक की बात कर रही हूँ, चारों तरफ से। तो ये साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म को देखें, 2 कलर इन्होंने बनाए हैं। सो ये जो बाहर वाला आपको कलर नज़र आ रहा है ना, ठीक है, जो फॉरन ही सेल मेम्ब्रेन के बाद स्टार्ट हो गया, ये क्या है, एक्टोप्लाज्म है, ठीक है। जैसे ही एक्टोप्लाज्म खत्म हुआ तो ये वाला पार्ट क्या है, ये एंडोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। यहाँ पर विजिबल नहीं है एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म, लेकिन अगेन ये पूरा एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ये क्या है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये सेंट्रोसोम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गए, ये गोल्जी बॉडीज आ गई, ठीक है। तो ये तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म में समझे एक तरह से तैर रही हैं, ठीक है। लेकिन वो तैर किस में रही हैं, मतलब किस में वो फ्लोट कर रही हैं, वो जो लिक्विड है वो क्या है, वो साइटोसोल है। यहाँ पर भी ये जो लिक्विड है, जो सेमी फ्लूइडी है, वो क्या है, साइटोसोल है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वाटर, क्योंकि ऑब्वियसली कैसा है, ये सेमी फ्लूइड है, सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का तो है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, वाटर। 70 to 80% इसके अंदर वाटर होता है। अच्छा, ये वरीज करता है सेल टू सेल, ठीक है, कैसा ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को किस टाइप का सेल चाहिए, उसका क्या इन्वायरमेंट है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने इनको डिज़ाइन किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हर सेल में 70 to 70% होगा, नहीं, हर में 80 होगा। किसी में कितना हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, वाटर का काम क्या होता है, इट कीप साइटोप्लाज्म फ्रेश एंड अलाइव। ये क्या रखता है, वाटर साइटोप्लाज्म को फ्रेश रखता है और अलाइव रखता है। सो द फर्स्ट थिंग विच वी हैव इज़ वाटर।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन्स। इसमें जो है साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। अब चाहे वो माइक्रोफिलामेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो एंजाइम की फॉर्म में हो, फाइबर्स की फॉर्म में हो, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटीन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो 10% टू 20% है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर वगैरह, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर जैसे प्लांट सेल है जो फोटोसिंथेसिस करता है, या फिर अगर मैं बात करूं आपसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, लाइक एल्गी वगैरह, तो उनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, शुगर बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म में ही आ रहा है ना, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो इस तरह से इनके पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अच्छा, इसके अंदर लिपिड्स की भी क्वांटिटी पाई जाती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये इनसॉल्यूबल होता है, और इनसॉल्यूबल हर वो चीज़ होती है जिसमें लिपिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये इसलिए इनसॉल्यूबल होता है। 2 to 3% इसके अंदर लिपिड होते हैं। इसके अंदर सॉल्ट्स जो होते हैं वो 1% जो है वो सॉल्ट होते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर मैंने इनकी परसेंटेज लिखे हैं, ये जो है फ्लक्चुएट हो सकते हैं, कहीं पर आगे पीछे इनकी जो क्वांटिटी है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। ये यूनिवर्सल नहीं है कि जो मैंने लिखा बस सेम वही है, ये आगे पीछे हो सकता है, बुक टू बुक, वेबसाइट टू वेबसाइट ये चेंजेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनके पास न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शन हो रहे होते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस में डीएनए भी और आरएनए भी जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। आई होप ये आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आपने इसका पार्ट 1 भी देखा होगा, आपको इसका पार्ट 2 भी अच्छा लगा होगा, और साइटोप्लाज्म से अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको इससे रिलेटेड होगी तो वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत ईजी, बहुत छोटा सा ये टॉपिक था, कोई इतना इसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को इसके अंदर मुख्तलिफ हेडिंग्स करके इसलिए बताया ताकि अगर आप लोग नोट्स बनाएं, सो इट वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर मेकिंग योर नोट्स, ओके। सो अगेन, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और या अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, सो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल ओपन फॉर यू ऑल, सो यू कैन कमेंट हियर एंड आस्क मी एनीथिंग you want. Okay, Allah Hafiz.